नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं मैं मेरे YouTube चैनल डॉक्टर मनीष गोयल। आप सबको आगे भी मैंने बहुत सारे ऐसे पढ़ाई के वीडियो दिए हैं। आज एक और नए टॉपिक और एक नए विषय के साथ मैं आपके साथ प्रस्तुत हुआ हूं। और उससे पहले मैं आपसे ज़रूर ये चाहूँगा कि आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप ज़रूर उसे लाइक करना ना भूलें। और साथ ही साथ आप और मेरे वीडियो को अगर शेयर करके दूसरों को भी इसकी जानकारी देते हैं तो आप ज्ञान के इस यज्ञ में एक बहुत बड़ा आपका योगदान देते हैं। आइए मित्रों, मैं आपको मेरा परिचय दे दूं। मैं हूं डॉक्टर मनीष गोहिल, विभाग अध्यक्ष, हिंदी विभाग। मेरे कॉलेज का नाम है श्रीमती आदिशा आर्ट्स एंड श्रीमती विदिशा कॉमर्स कॉलेज, धोलका, अहमदाबाद, गुजरात, भारत की ओर से आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के प्रकार पर। यह व्याकरण का ही एक भाग है। मैंने इससे पहले भी एक वर्ण को लेकर, उसके स्वरों और उसके प्रकारों को लेकर वीडियो बनाया है। आपने उसे बहुत सराहा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए मित्रों, हम यहाँ पर परिचय में लेते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। तो उसकी परिभाषा है कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। जिस शब्द से किसी नाम का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। यह नाम किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति अर्थात प्राणी या भाव का हो सकता है। जैसे राम, नदी, सोना, दूध, बुढ़ापा, पुस्तक। और आजकल मित्रों एट द रेट वाला जो सिंबल है वो भी संज्ञा ही कहलाएगा। कुछ उदाहरण को लेकर हम इस बात को हम विस्तृत रूप में समझे मित्रों। तो उदाहरण में कुछ बातें मैंने रखी है, जैसे पुस्तक अच्छी है, दिल्ली भारत की राजधानी है। तीसरा वाक्य है किसी की बुराई मत करो। और चौथा है सुमित्रा कॉलेज जाती है। इन वाक्यों में मित्रों पुस्तक, दिल्ली, बुराई, सुमित्रा क्रमशः वस्तु, स्थान, भाव और व्यक्ति के नाम है। अतः ये शब्द सारे जो भी है ना उसे हम संज्ञा कह सकते हैं। यह बात ध्यान में रखनी भी चाहिए कि संज्ञा शब्द का प्रयोग वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के लिए नहीं वरन क्रमशः वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम के लिए होता है। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी मित्रों कि जो पुस्तक अच्छी है वह संज्ञा नहीं है वरन वस्तु है। और उस वस्तु का नाम पुस्तक, यानी कि पुस्तक को हम संज्ञा कह सकते हैं। मैं मानता हूं मित्रों आपको ये समझ में आ रहा होगा। और हम यहाँ पर आगे देखें संज्ञा के प्रकार कितने हैं। तो मित्रों संज्ञा के कुल 5 भेद है। एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। आइए इसे हम विस्तृत समझेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है मित्रों कि जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सुजाता पढ़ती है, रामायण का अध्ययन कीजिए, हिमालय हमारे देश का मस्तक है और भारत सुंदर देश है। तो इन वाक्यों में हमने देखा सुजाता, रामायण, हिमालय और भारत, ये सारे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिने जाएंगे। सुजाता कहने से केवल एक ही व्यक्ति का बोध होगा। ये आप समझते हैं मित्रों कि कोई व्यक्ति का नाम है। प्रत्येक लड़की को हम सुजाता नहीं कह सकते। इसी तरह असंख्य पुस्तकों में से एक ही पुस्तक का नाम रामायण हो सकता है या रामायण है। इसी प्रकार मित्रों हिमालय और भारत क्रमशः एक ही पर्वत और एक ही देश का नाम है। तो यहाँ पर जब आगे हम नाम बताते हैं तो
मैं कहना चाहूँगा वो विशेष रूप से उसी व्यक्ति को लेकर संबोधित किया गया हो। जैसे भारत सुंदर देश है, तो यह देश तो अनेकों हो सकते हैं, लेकिन भारत की जब बात आती है मित्रों, तो भारत को लेकर ये बात है। इसीलिए यहाँ पर भारत जो शब्द है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिना जाएगा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा हम देख लें मित्रों। जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की बहुत सी वस्तुओं का अर्थात पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण हम देखते हैं। कक्षा में लड़की को बुलाओ, तुम किस देश के वासी हो? हमारे देश में कई पर्वत है, नदी में बाढ़ आई है। मित्रों यहाँ पर जो मैंने रेड कलर में जो जो बातें रखी वो इस संज्ञा को उद्घाटित करते शब्द है। जैसे हमने इस उदाहरणों में देखा, लड़की, देश, पर्वत और नदी शब्द, ये चारों चार शब्द जातिवाचक संज्ञा है। अब कैसे है तो आपको मैं समझा रहा हूं कि यदि हम कक्षा में से लड़की को बुलाए तो कोई भी लड़की आ सकती है ना। हम ऐसा कहेंगे कि कक्षा में से लड़की को बुलाओ तो कोई भी आ सकती है, क्योंकि लड़की यानी पूरी एक जाति है, पूरा समूह है। परंतु यदि हम सुजाता को बुलाओ ऐसा कहेंगे तो केवल मात्र सुजाता नामक लड़की ही आएगी, दूसरी कोई लड़की नहीं आएगी। तो हमने आगे जो देखा था व्यक्तिवाचक का, तब हम कोई नाम रखते, लेकिन जाति में पूरी जाति आ जाती है। इसी प्रकार सुजाता केवल एक लड़की का नाम है, आप समझ गए, और इसीलिए सुजाता व्यक्तिवाचक संज्ञा है। परंतु लड़की से पूरी जाति का बोध होता है, अतः लड़की शब्द जातिवाचक संज्ञा हुई ना। आप समझ गए मित्रों। इसी प्रकार देश, पर्वत, नदी शब्द पूरी जाति का बोध कराते हैं, अतः ये सारे शब्द जातिवाचक संज्ञा है। मैं कह सकता हूँ नदी में बाढ़ आई, ऐसा है तो ये नदी एक नहीं अनेकों नदियों की बात को लेकर एक पूरे नदी के समूह को यानी जाति को दिखाने का काम। लेकिन पर्टिकुलर जब कोई नदी का नाम रखे, जैसे गंगा नदी में बाढ़ आई, तो वो व्यक्तिवाचक के साथ जुड़ता है। तो आपको ये भेद समझ में आया होगा मित्रों कि व्यक्तिवाचक में व्यक्ति के नाम होते हैं और जाति में पूरी जातियों के नाम जहां होते हैं, ऐसी संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा में गिना जाता है। दैट्स ऑल। आगे हम देखते हैं तीसरा जो प्रकार है वह है भाववाचक संज्ञा का। अब इसकी परिभाषा को हम देखते हैं। सबसे पहले तो जिस संज्ञा से किसी गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ पर गुण, दशा और व्यापार के बोध की बात है। अब उदाहरण के तौर पर हम देखें तो उसकी सुंदरता देखकर हम चकित रह गए। दूसरा वाक्य है हमारी मित्रता क्षुण्ण है, स्मिता की पढ़ाई अच्छी चल रही है, देश के लिए हमारा यौवन समर्पित है। देखिए मित्रों, यहाँ पर गुण भी है, दशा यानी स्थिति भी है और व्यापार भी है। इन वाक्यों में सुंदरता, मित्रता, पढ़ाई और यौवन शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। सुंदरता एक गुण है जिसका ज्ञान इंद्रियों से नहीं मन से होता है, यह हम सब जानते हैं। और इसी प्रकार मित्रता, पढ़ाई और यौवन हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, त्वचा से उनका स्पर्श नहीं किया जा सकता और कानों से उन्हें सुना भी नहीं जा सकता। उनकी केवल मन द्वारा अनुभूति हो सकती है। ऐसे शब्द जिनका बोध इंद्रियों द्वारा नहीं वरन मन द्वारा होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है, उसके अंतर्गत हम रखते हैं। आपको यहाँ पर जितने भी लाल अक्षर में जो शब्द दिखाई देते हैं वह सारे भाव को प्रकट करते हैं। जैसे सुंदरता देखी नहीं जा सकती, उसको हम इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं। मित्रता का गुण भी ऐसा ही है और पढ़ाई और यौवन भी। और इस तरह से आप इन सारी बातों को भाव के माध्यम से समझ सकते हैं
पकड़ सकते हैं। तो ऐसे वाक्य जब है तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। चौथा पॉइंट समूहवाचक संज्ञा का है। अब आइए हम इसकी परिभाषा देखते हैं मित्रों। जिस संज्ञा से प्राणियों या पदार्थों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़ में मत जाइए, सेना देश की रक्षा करती है, पूरी कक्षा उपस्थित है, कुटुंब के सभी सदस्य बाहर गए हैं। देखिए मित्रों, यहाँ पूरे समूह की बात है। भीड़, सेना, कक्षा, कुटुंब, तो ये सारे समूहवाचक संज्ञा में गिने जाएंगे। समूहवाचक संज्ञा एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा ही है, क्योंकि समूहों की भी कई जातियां होती है। परंतु भीड़, सेना, कक्षा, कुटुंब जैसे नाम अलग अलग वस्तुओं एवं प्राणियों को नहीं दिए जा सकते, ये आप समझते हैं। इसीलिए समूहवाचक संज्ञा को एक अलग भेद माना जाता है। समूहवाचक संज्ञा की प्रमुख विशेषता यह भी है मित्रों कि इसके अंतर्गत अनेक पदार्थों या प्राणियों का समूह होते हुए भी इसे अनेक के रूप में नहीं वरन एक के रूप में देखते हैं हम। सेना में अनेक जवान होंगे ना, परंतु सेना एक होगी। आपकी समझ में आ गया होगा कि सेना, भारतीय सेना में भारत के सारे प्रदेशों के युवा धन होगा। पर जब वो लोग उस सेना में भर्ती होते तो पूरी पहचान में क्या आता है, भारतीय सेना। तो वो क्या हुआ, पूरा समूह हुआ। इसी प्रकार हम कहते हैं कि कुटुंब के सभी सदस्य बाहर गए हैं, यानी यहाँ पर पूरे एक घर की बात हो सकती है, पूरे एक परिवार की बात हो सकती है, यानी यह भी समूह हुआ मित्रों। तो समूह इस तरह से व्यक्त होता है। भीड़ में मत जाइए, भीड़ पूरे समूह को ही उद्घाटित करती है। तो भीड़ शब्द से ही हमें ज्ञात हो जाता है कि ये कोई एक विशेष भीड़ का यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है। तो मित्रों, आपकी ये समझ में आया होगा। मुझे खुशी है कि आप इसे ध्यान से सुन रहे होंगे और आप इसे पढ़ाई में लेकर कंठस्थ भी कर सकते हैं। आइए मित्रों, आगे पांचवा एक पॉइंट देखते हैं, वो है द्रव्यवाचक संज्ञा का। जिस संज्ञा से किसी द्रव्य, पदार्थ, राशि या ढेर का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य यानी तरल पदार्थ भी हो सकता है मित्रों, कोई पदार्थ भी, राशि, ढेर, कुछ भी हो सकता है। उदाहरण के रूप में हम कुछ वाक्यों को देखते हैं यहाँ पर। सोना बहुत महंगा है, किसान का लक्ष्य अन्न का उत्पादन है, गंगा का जल निर्मल है, बड़े नगरों में हवा दूषित हो जाती है। इन वाक्यों में हम देखते हैं सोना, अन्न, जल और हवा, ये सारे द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। समूहवाचक संज्ञा की भांति द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक के ही अंतर्गत माना जा सकता है मित्रों। ये आप खास ध्यान रखना कि समूहवाचक संज्ञा की भांति द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक के ही अंतर्गत माना जा सकता है, परंतु द्रव्यवाचक संज्ञा से जिस पदार्थ या राशि का बोध होता है उसकी गिनती नहीं की जा सकती और इसीलिए उसे संज्ञा का एक अलग भेद माना जाता है। तो मित्रों, आपकी ये समझ में आया होगा। सोना बहुत महंगा है तो एक पूरे एक धातु की बात है जो सबसे महंगी चीज में गिना जाता है। और अन्न भी वो पूरा एक ढेर का बोध उत्पन्न करता है। जल एक तरल जल वायु की तरह है कि वह एक पानी के रूप में हम देखते हैं, द्रव्य के रूप में, और हवा भी एक पदार्थ की बात को ही लेकर आती है। तो ऐसे शब्द, ऐसे नाम जहां पर आते हैं तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि यह संज्ञा का द्रव्यवाचक रूप हुआ। मित्रों, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी तरह से सारे भेद समझ में आ रहे होंगे और मैं चाहूँगा कि आप इसका मुहावरा करते रहे। आप वीडियो को बार बार देखेंगे और उसे देखकर आप आपके नोट्स भी तैयार कर सकते हैं मित्रों। आइए इसी पर कुछ जो प्रश्न बनते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ की एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं तो मैंने यहाँ पर रखे हैं।
जैसे संज्ञा के विभाग को लेकर प्रश्न बनते हो तो एक प्रश्न बनता है कि संज्ञा की परिभाषा देते हुए उसके भेद पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न इस तरह से बन सकता है मित्रों कि संज्ञा किसे कहते हैं, समझाते हुए संज्ञा के प्रकार बताइए। तो मित्रों आप लोगों को इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मैंने आगे के वीडियो में वर्ण की बात की थी, वर्ण किसे कहते हैं, तो उस पर कुछ प्रश्न बनते हैं जिसे इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इसे भी ध्यान से देख लीजिए कि ये प्रश्न अक्सर पहले भी यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बार बार कई बार पूछे जाते हैं, तो वो कैसे पूछ सकते हैं। तो एक आधार के रूप में मैंने यहाँ पर कुछ प्रश्न बनाए हैं, जैसे वर्णों का वर्गीकरण कीजिए। दूसरा प्रश्न बन सकता है मित्रों, ध्वनियों का वर्गीकरण कीजिए। तीसरा बन सकता है स्वर व व्यंजनों की परिभाषा देते हुए स्वर और व्यंजन के भेद बताइए। ये दोनों एक साथ आ गए, स्वर और व्यंजन और उसके प्रकार। और चौथा प्रश्न बन सकता है मित्रों कि वर्ण की परिभाषा देकर हिंदी वर्णों का वर्गीकरण कीजिए। तो फ्रेंड्स आप सबको किस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं परीक्षा में, इसका एक मैंने यहाँ पर उदाहरण के रूप में एक पूरा भाग रखा है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे ध्यान पर लेंगे और ज़रूर मैं चाहूँगा मित्रों दिलो जान से, और आपको कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, भूलिए मत। और मित्रों आपको मेरे वीडियोस पसंद आते तो आप मेरे इन वीडियो को आपके परिचितों में शेयर कीजिए, ताकि उनको ज्ञात हो कि एक ऐसे चैनल चल रही है जिस पर पढ़ाई की ही बातें आ रही है और भविष्य में भी पढ़ाई को लेकर कई वीडियोस आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। और जिन मित्रों ने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें। मित्रों मैं आपसे विशेष अनुग्रह ये भी करूँगा कि अगर आपको कोई और विषय पर और टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, तो मैं ज़रूर आपकी उस डिमांड को, आपकी उस सूचना को ध्यान में लेकर आपके द्वारा दिए गए विषय टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और आप सबको मैं इसमें आपको पूरी तरह से मदद करूंगा। आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।